हेलो बच्चों। तो अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। अपन ने जाना कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, उसकी कैसे अपन वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो आज अपन आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो आप ये रिमार्क डाल लेंगे, आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है। अभी अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में ही जान रहे हैं, ठीक है, पूरा डिटेल से। अब देखिए ध्यान से, अगर आपके पास साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, ठीक है, आते जाए, जैसे आपके पास आ जाए साइन n पाई, क्या आ जाए, साइन n पाई, तो साइन n पाई ऑलवेज 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे n आपका क्या है, n है इंटीजर, क्या है, इंटीजर, n आपका इंटीजर है, साइन n पाई ऑलवेज 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको समझाया जाए कि कैसे सर, तो ये आपको बेटा ध्यान रखनी है सारी बातें, ये बहुत काम आएंगे आपके फिजिक्स में। तो जैसे साइन n पाई लिखेंगे, तो जैसे साइन पाई n की वैल्यू 2 रख दो, तो साइन 2 पाई, n की वैल्यू 3 रख दो, तो साइन 3 पाई, n की वैल्यू 4 रख दो, तो साइन 4 पाई, n की वैल्यू 5 रख दो, तो साइन 5 पाई। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रखी है आपने, 1, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रखी है, 2, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रखी है, 3, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रखी है, 4, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रखी है, 5। ऐसे आप चलते जाओ इनफाइनाइट तक, आप माइनस में भी रख सकते थे, तो आपकी वैल्यू ऑलवेज, जो हमेशा आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी, वो वैल्यू हमेशा आपकी 0 निकल के आएगी। कितनी निकल के आएगी, 0। ठीक है, तो साइन n पाई हमेशा 0 होता है। ओके, अगर अपन cos n पाई की बात करें, किसकी बात करें, cos n पाई की, तो cos n पाई इक्वल्स टू -1 की पावर n, cos n पाई इक्वल्स टू -1 की पावर n। n यहां भी इंटीजर होता है, इंटीजर का मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये भी आप समझ सकते हैं, जैसे आप n की वैल्यू इसमें भी 1 रखते हो, 2 रखते हो, 3 रखते हो, 4 रखते हो, 5 रखते हो। ठीक है, तो जब आप n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखोगे तो ये कितना बनेगा, -1 की पावर 1। इसका मतलब कितना आंसर आएगा, 1। तो cos पाई जो आपका होता है वो -1 होता है। ठीक है, इसी प्रकार जब आप वैल्यू रखोगे 2, ठीक है, इसका मतलब किसकी बात कर रहे हो, cos 2 पाई की, तो 2 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, अब जब आप 3 रखोगे तो -1 की पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा, -1। जब आप 4 रखोगे तो -1 की पावर 4 इक्वल्स टू 1। जब आप 5 रखोगे तो -1 की पावर 5 इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो जब हम cos पाई की वैल्यू की बात करते हैं, ये वैल्यू किसकी है, cos पाई की, क्योंकि आपने n इक्वल टू कितना रखा है, 1। इसी टाइप से ये वैल्यू कितनी है, cos 2 पाई की, ये वैल्यू कितनी है, cos 3 पाई की। ठीक है, इसी प्रकार ये वैल्यू किसकी है आपकी, cos 4 पाई की, और ये वैल्यू आपके पास किसकी है, cos 5 पाई की। तो जब हम cos पाई, cos 2 पाई, cos 3 पाई, तो जब जब cos के आगे
इवन नंबर आएगा पाई के साथ तो आपकी वैल्यू 1 होगी और अदरवाइज उसकी वैल्यू -1 होगी, ठीक है। लेकिन n क्या होना चाहिए, इंटीजर। ये आपकी जो दो वैल्यूज है साइन n पाई और कोस n पाई, ये पूरी इंटायर फिजिक्स में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, इसलिए आप इसको हमेशा ध्यान रखोगे कि कोस n पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 की पावर n। n आपका इंटीजर होता है, 1 2 3 4 5 -1 2 3 4 5 भी हो सकता है, +1 2 3 4 5 भी हो सकता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको उतार लीजिए बेटा। ओके, अब ये आपने उतार लिया होगा, इसके आगे अपन बात कर देते हैं आइडेंटिटी की। किसकी बात कर देते हैं, आइडेंटिटी की। अगर अपन आइडेंटिटी की बात करते हैं तो आइडेंटिटी में हमारे पास सबसे पहली जो आइडेंटिटी है वो है, ये तो आपकी बेसिक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमारी बेसिक आइडेंटिटी है। इसी प्रकार आपने निकाली थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसी प्रकार आपने आइडेंटिटी निकाली थी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी तीन बेसिक आइडेंटिटी जो हमने पहले ही दिन बात करी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास अगर साइन के ही अंदर अपन बात करें तो जैसे हमारे पास आइडेंटिटी आ गई साइन 2 थीटा की। किसकी आइडेंटिटी आ गई, साइन 2 थीटा की। तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। और अगर इसको टेन की टर्म्स में आपको लिखना है तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपको ध्यान रखना है। अगली जो आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है, मान लो आपके पास कोस 2 थीटा की आइडेंटिटी आ जाए। किसकी आइडेंटिटी आ जाए, कोस 2 थीटा की। तो कोस 2 थीटा की आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या ये हो सकती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 या 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपका कोस 2 थीटा की जो हमारे पास आइडेंटिटी है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 या 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारी केवल कोस थीटा की आइडेंटिटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। जब अपन फिजिक्स के अंदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे जो इंटीग्रेशन होंगे अपन कोस की हेल्प से सोल्व करेंगे। तो कोस 2 थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 या 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नोट करते चलिए बेटा साथ साथ में। नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपकी जो अगली आइडेंटिटी है, यह आइडेंटिटी आपकी पूरे फिजिक्स में बहुत काम आने वाली आइडेंटिटी आपको लिखवाई जा रही है, तो आप इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ लें, ठीक है बेटा। इसके बाद की जो आइडेंटिटी है 2 थीटा तक पहुंच गए।
अगर अपन बात करें साइन 3 थीटा की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी होती है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसी टाइप से हमारे पास कोस 3 थीटा की आइडेंटिटी होती है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और कोस 3 थीटा की आइडेंटिटी होती है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। अब इसी टाइप से अपन अगर tan 3 थीटा की बात करेंगे तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, अब इसको अपन डिवाइड करें, ठीक है, जैसे साइन 3 थीटा अपॉन कोस 3 थीटा, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। तो आपका क्या बनेगा tan 3 थीटा, तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस इसको डिवाइड कर लो आप, क्या बनेगा आपका, जैसे इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो इसका जो आइडेंटिटी बनेगी डिवाइड कर लेना बेटा, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। जब आप इसको नॉर्मली डिवाइड करोगे तो आपका ये बन जाएगा, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे अपन, आपको क्या करना है, नीचे से कॉमन ले लेना है, ऊपर से भी कॉमन ले लेना है। तो जो आपका आएगा उससे आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी क्या, 3 tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ओके बेटा, तो यह आपकी साइन 3 थीटा की हो गई, कोस 3 थीटा की हो गई, tan 3 थीटा की हो गई। अब हम अगर बात करें तो आपके पास एक सम की आइडेंटिटी आती है साइन ए प्लस बी, ठीक है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इसी टाइप से हमारे पास साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ओके बेटा, इसी टाइप से हमारे पास कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। इसी टाइप से कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके बेटा, हमारे पास साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी, माइनस का साइन लगेगा साइन ए साइन बी। और कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फटाफट नोट कर लीजिए, इनको नोट जरूर कर लेना, याद होना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि अगर ये आइडेंटिटी याद नहीं होएगी तो फिर आपके इनके सॉल्यूशन नहीं बनेंगे फिजिक्स के अंदर, ठीक है। उतार लीजिए बेटा साथ साथ में। ओके, अब अपन चलते हैं, ये आपकी साइन की कोस की आइडेंटिटी हो गई। अब अपन चलते हैं
टेन के आइडेंटिटी में किस में चलते हैं, टेन के आइडेंटिटी में, तो हम किसकी बात करेंगे, टेन ए प्लस बी। अगर टेन ए प्लस बी की अपन बात करेंगे तो जो आपकी आइडेंटिटी निकल के आएगी वो होती है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ये किसकी आइडेंटिटी है, टेन ए प्लस बी की। इसी टाइप से अगर अपने को टेन ए माइनस बी की आइडेंटिटी लिखनी है, टेन ए माइनस बी की, तो उसकी आइडेंटिटी होगी टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। ये आपकी किसकी आइडेंटिटी है, टेन ए प्लस बी की, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। और टेन ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। ओके बेटा, अब ये आपकी सारी आइडेंटिटी हो गई। साइन की बात कर ली अपन ने, कोस की बात कर ली, टेन की बात कर ली। इसी तरीके के आपके सामने निकल के आएंगे, साइन 2 थीटा की बात कर ली, साइन 3 थीटा की बात कर ली, कोस 2 थीटा की बात कर ली, कोस 3 थीटा की बात कर ली। ठीक है, टेन 2 थीटा का फॉर्मूला आपने नहीं लिखा हो तो लिख लेना, टेन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये टेन 2 थीटा का होता है। हाँ, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन के टर्म्स में 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और टेन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओके बेटा, तो ये हमारे पास टेन की आइडेंटिटी आगे निकल के ओके। इसके बाद की बात करते हैं अपन। ठीक है, तो साथ साथ में उतारते जाना, ये याद होना आपको बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर ये याद नहीं होगी तो फिर आपको बड़ी समस्याएं आने वाली है। ठीक है ना। इसके बाद में अगर अपन बात करें, कुछ आइडेंटिटी आपके पास ऐसे भी मिलेगी, 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, एक आइडेंटिटी आपके पास 2 साइन ए, इसमें कोस का याद रख लेते हैं अपन, बस याद कर, जो नॉर्मल आपके काम आएगी वो अपन ध्यान रखेंगे। 2 कोस ए कोस बी, और एक तीसरी ये याद रख लीजिए 2 साइन ए कोस बी। एक ऐसी भी होती है 2 कोस ए साइन बी, पर उसी में उसको इसी में कन्वर्ट कर लेंगे अपन। 2 साइन ए साइन बी का याद रखो, जब साइन ए और दोनों में साइन हो, यहाँ भी साइन हो और यहाँ भी साइन हो। ठीक है, और यहाँ भी कोस हो और यहाँ भी कोस हो। ठीक है, जब दोनों में साइन हो या दोनों में कोस हो तो उत्तर हमेशा कोस के पदों में आएगा। किसके पदों में आएगा, कोस के पदों में। तो यहाँ आपका आएगा कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ठीक है बेटा, और जब आपका 2 कोस ए कोस बी होता है तो आपका उत्तर आएगा कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ठीक है, जब आपका 2 कोस ए कोस बी आएगा तो आपका उत्तर आएगा 2 कोस ए कोस बी बराबर कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी। और जब आपके दोनों आ जाए, 2 साइन ए कोस बी आ जाए, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। आपका कोई भी फॉर्मूला है, ठीक है ना, आप पहले साइन वाले को मान लेना, तो आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, दो रखोगे तो पहला जब दोनों में साइन आए, 2 साइन ए साइन बी बराबर कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ठीक है, इसी टाइप से 2 कोस ए कोस बी बराबर कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ठीक है, और जब 2 साइन ए कोस बी, जब दोनों भी साथ आ गए तो फिर दोनों में साइन आता है, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। कोई दिक्कत यहाँ तक बेटा? आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये याद रखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके नॉर्मल सी प्रॉपर्टी है जिनको आपको सबको ध्यान रखना है। अगर आप इनको याद नहीं रखोगे तो आपकी फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉग की। ठीक है, एक आपके पास एक टॉपिक आता है लॉगरिथम। ठीक है, तो आपको वो ध्यान रखना है लॉग। तो लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी में याद करवाता हूं। एक होता है आपका ln x, ठीक है, और एक होता है आपका log x। बच्चे इन दोनों को एक ही समझते हैं, एक नहीं है ये। ठीक है ना, ln का मतलब आपका है इसका जो बेस है वो e है। कितना है? e। इसका बेस होता है e। और जब अपन log के पास चलते हैं तो या तो आपको वो इसका बेस लिख के देगा e। अगर आपके पास ln x और बेस में e है तो ये दोनों बराबर है। और अगर इसका बेस 10 है, ठीक है, इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। तो लॉग के अंदर जो जितनी भी बातें होती है वो सारी बेस पे बेस्ड होती है। ठीक है, अगर आपको केवल ln x दे, क्या दे? केवल ln x दे, तो आपको ये मान के चलना है कि इसका जो बेस है वो e है। कितना है? e। लेकिन अगर आपको ऐसे दे दे log x, क्या दे दे? log x, और कुछ नहीं दे रखा तो भी आपको इसका बेस e मान के चलना है। ठीक है ना। लेकिन अगर आपको नॉर्मल उसने log 10x दे दिया तो अब इसका बेस कितना हो जाता है? 10। कितना हो जाता है? 10। तो ये आपका क्या है? बेस है। अपन बेस मान के चलेंगे। ये आपको बहुत ही ध्यान में रखनी है चीजें कि कभी कभी बेस और कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपके पास दो बेस है। जो मेन आपके जो दो बेस है वो किस किस के हैं? एक तो e में है, तो आपको ध्यान रखना है ln x ये किसके बराबर होता है? log बेस ऑफ e इक्वल्स टू x, और ये जो बराबर होता है वो 2.303 log ऑफ बेस 10 इंटू में x। ये आपको ध्यान रखना है। जो आपका ln x है वो किसके बराबर होता है? इसका बेस e है, log 10 ऑफ बेस ऑफ e या 2.303 log बेस 10 इंटू में x। अब इसके अंदर log के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे अपन ने ये लिखा, ठीक है, बेस आप e पता है आपको, इस ln और यहाँ पे कैपिटल M की पावर p दे रखा है। ठीक है ना, ln कैपिटल M की पावर p, बेस कितना है? e। ठीक है, तो ये p जो होता है वो log के आगे आ जाता है और इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं ln m। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसा ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसा दे रखा है वो ln m इंटू में n, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ln कैपिटल M प्लस ln कैपिटल M। ठीक है, बेस कितना है? e। ओके, अगर आपको ऐसा दे रखा है ln m अपॉन में n, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ln m प्लस ln m। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आ गया? अगर आपको ऐसा दे रखा है e की पावर ln x, ठीक है, तो e की पावर में है आपका ln। अब इसका बेस क्या है? e। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये किसके बराबर आ जाएगा? x के। किसके बराबर आ जाएगा? x के। तो ये log की प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। पहला तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका ln x होता है इसका बेस e होता है ln का। ठीक है, हम उसको log e की पावर x भी लिख सकते हैं। विदाउट बेस log डिफाइंड नहीं है, log का बेस होना जरूरी है। अगर बिना बेस आप बात करोगे तो आपका फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, ln m की पावर p है, तो log की ये प्रॉपर्टी होती है जो पावर है वो आगे आ जाती है। ठीक है, तो उसको अपन लिख सकते हैं p ln m। इसका बेस कितना है? e।
यहाँ पे ln m इंटू n दे रखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं ln m प्लस ln m। यहाँ पे क्या दे रखा है ln m अपॉन n, तो हम उसको सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या लिख देंगे ln m माइनस ln n। अगर आपको ऐसा दे रखा है e की पावर ln x, तो यहाँ भी e है और इसका बेस भी कितना होता है e, इस वजह से इसके पूरे की जो वैल्यू है वो 1 हो जाती है और ये वैल्यू किसके बराबर आ जाती है x के। कोई दिक्कत यहाँ तक? कभी कभी अपन ऐसा इस प्रॉपर्टी को जैसे है तो ये प्रॉपर्टी रिवर्स भी पॉसिबल है, ये वाली जैसे आपको ऐसा दे रखा हो p ln m, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो ln m की पावर p। ठीक है, ये पावर में भी चला जाता है, पावर log के आगे आ सकती है या log के आगे की जो डिजिट है वो कहां जा सकती है, पावर में। तो log बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ln x, इसका बेस e है, इसको अपन लिख सकते हैं log e x या 2.303 log of base 10 into x। ln m की पावर p, तो log की प्रॉपर्टी होती है p कहां चला जाता है आगे, तो p ln m ln m into n इक्वल टू ln m प्लस ln n, और ln m अपॉन n इक्वल्स टू ln m माइनस ln n। ये प्रॉपर्टी रिवर्स भी पॉसिबल है, अगर log के ln के आगे कुछ है तो वो कहां चला जाएगा, पावर में। उतार लीजिए बेटा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, तो ये कुछ ln की प्रॉपर्टी है। इसके बाद की अपन बात करें और एक और प्रॉपर्टी जो आपको ln में ध्यान रखनी है, ठीक है, तो जैसे आपको ऐसा दिया हुआ है ln x इक्वल्स टू p, तो जो यह बेस होता है, जब ये x की वैल्यू आएगी तो ये पावर बेस की पावर में चली जाती है, e की पावर p हो जाएगी। जैसे आपको ऐसा दिया होता log x और यहाँ पे बेस दे दिया आपको 10 इक्वल टू p, तो यहाँ से x किसके इक्वल आ जाता, 10 की पावर p। ठीक है, या ऐसा भी पॉसिबल है, जो आपका बेस दिया होता है सामने वाली वैल्यू उसकी पावर में चली जाती है। जैसे आपको ऐसा देता ln, इसका बेस मान लो a है, x इक्वल टू आपको दे दिया p, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आती वो कहाँ चली जाती, बेस की पावर में जो है वो ये आ जाती है x की वैल्यू। तो ये आपको तीनों बातें ध्यान रखनी है, ln दिस इक्वल टू दिस, ln ये वाला पावर में चला जाएगा, ln a पावर में चली जाएगी, a की पावर p। आई होप आपको ये पॉइंट लॉग समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। किसकी बात करेंगे, डिफरेंशिएशन की। तो ये जितना भी मैंने अब अपना फिजिक्स का जो मेन टॉपिक है, एक आपका टॉपिक आएगा डिफरेंशिएशन और एक आपका टॉपिक आएगा बेटा इंटीग्रेशन। ओके, ठीक है, तो आपको डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, इंटीग्रेशन को भी अपने को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और ये जो दोनों चीजें हैं वो कंपाइल होके आगे आपके काम आएगी। ठीक है, तो दोनों ही चीजों को बहुत गहराई से और मन से पढ़ना है, तभी आपको ये डाउट सारे क्लियर होंगे। आज तक मैंने आपको जितनी भी बेसिक मैथ्स पढ़ाई है वो कहीं न कहीं आपकी पूरी बेसिक मैथ्स काम आएगी जब अपन आगे फिजिक्स में काम करते रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये आपको पूरा का पूरा क्या रखना है, ध्यान रखना है। इस साथ में मैं आपको एक दो टॉपिक और बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। हाँ भाई, ध्यान से देखो, अगर अपन बात करें लाइन की, किसकी बात करें, लाइन की। ठीक है, तो लाइन एक आपका नॉर्मल लीनियर फंक्शन है, लीनियर अलजेब्रा के टाइप। देखो जैसे आपको ये कोई भी ऐसा दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, तो इसमें x की पावर भी कितनी है, 1 है, y की पावर भी कितनी है, 1 है। तो ये
एक लीनियर इक्वेशन है, और कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है वो एक लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। अब इसमें देखिए ध्यान से, ax प्लस बी वाई प्लस सी, आपने जो लाइन की इक्वेशन पढ़ी है, हमने जो स्टैंडर्ड लाइन की इक्वेशन पढ़ते हैं वो हम ये पढ़ते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस सी, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ठीक है बेटा। अब इस लाइन की ये आपके पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, किसकी, लाइन की, क्या, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ओके। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में अपने को तोड़ना है, तो हम किस तरीके से तोड़ेंगे, y को एक तरफ रख लो, बाकी एक तरफ रख लो, या मैं इसके नीचे लिख देता हूं, we know that, हम ये जानते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन जो अपन नॉर्मली पढ़ते हैं, वैसे तो यही स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है। वो क्या होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ठीक है। m क्या होता है, स्लोप, और c क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, y एक्स पर काटा गया अंतःखंड। अगर इस लाइन को मैं आपको इसी लाइन में तोड़ना चाहूं, इस तरीके से मैं अगर उसको तोड़ना चाहूं, तो इसमें आपको ध्यान से दिख रहा होगा y एक तरफ है, नॉर्मल, आप एक बार ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, y एक तरफ है, बाकी की सारी टर्म्स कहाँ हैं, एक तरफ है, क्या ये बात सही है, y इसमें एक तरफ है, बाकी की सारी टर्म्स एक तरफ है। इसका मतलब इस इक्वेशन में हमें y एक तरफ रखना पड़ेगा और बाकी सारी टर्म्स दूसरी तरफ लेके जानी पड़ेगी, ठीक है। और y का कोफिशिएंट भी कितना है, 1, कितना है, 1, y का कोफिशिएंट इसमें कितना दिख रहा है, 1। तो हम ये काम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इसमें y को एक तरफ रख लेते हैं, y बराबर माइनस ax माइनस सी, क्या ये बात सही है। यहां से अपन क्या लिखेंगे, y बराबर माइनस a अपॉन बी इंटू में x इंटू में माइनस सी अपॉन बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस सी अपॉन बी, ओके बेटा। अब देखो, अगर आप, ये आपकी इक्वेशन 2 है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू mx प्लस, इसको कैपिटल सी नाम दे देता हूँ, और यह आपकी इक्वेशन नंबर है 3rd। अब अपन क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद 3rd, इक्वेशन 2 को किसके से कंपेयर कर लेंगे, 3rd से, तो हमारे पास यहाँ से m की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस a अपॉन बी, ठीक है। यह हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। और m को अपन बोलते हैं स्लोप, क्या बोलते हैं, स्लोप। तो यहाँ पे m आपको जब भी निकालना पड़ेगा, m को हिंदी में कहते हैं ढाल, ठीक है। तो जब भी आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी हो और आपको ये देखना हो कि उसका ढाल कितना है या स्लोप कितना है, लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, जो इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, लाइन को, तो अपने को अगर स्लोप निकालना है तो m इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। आप इस इक्वेशन में से कोई सी भी इक्वेशन जब आपको देगा तो उसमें से आप नॉर्मल स्लोप निकाल सकते हो, किसके हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से। और अगर आपको इंटरसेप्ट निकालना है तो आपको दिख रहा है माइनस सी अपॉन बी, ठीक है, या माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो नॉर्मल आपको लाइन के अंदर इतनी सी बातें ध्यान रखनी है, बाकी आपको लाइन ड्रॉ करनी आती है, ठीक है। y इक्वल्स टू mx प्लस सी, सी इक्वल टू, अगर आपको लाइन की क्या निकालनी हो, स्लोप, तो क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x में किससे भाग डिवाइड कर देंगे, कोफिशिएंट ऑफ
y से, और उसके आगे किसका साइन लगा देंगे, माइनस का। आपको नॉर्मल लाइन की चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। स्लोप को अपन आगे चल के dy/dx भी बोलेंगे। स्लोप को क्या बोलेंगे, dy/dx। तो d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, जो हमारा अगला टॉपिक है, इसका मतलब होता है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। अभी मैं अगले टॉपिक में इसकी बात करूंगा बेटा, ठीक है। तो ये आपको एक नॉर्मल लाइन के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर अपन बात करें लाइन, दो पॉइंट अगर आपको दे रखे हो, एक आपको पॉइंट दे रखा है x1 y1 और एक आपको पॉइंट दे रखा है x2 y2, ये पॉइंट आपका P है और ये आपका पॉइंट Q है। अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच के में डिस्टेंस निकालनी हो तो इसका ये बेसिक फॉर्मूला है जो हमें ध्यान रखना है, क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। अगर कोई किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो हमारा फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है। ये आपको नॉर्मल ध्यान में रखना है। और अगर आपको दो पॉइंट गिवन है और आपको अगर स्लोप निकालना हो तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या आता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस तरीके से अपन स्लोप लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी दो पॉइंट गिवन है तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और अगर हमें स्लोप निकालना हो तो m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बिल्कुल बेसिक बातें मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको जब अपन चैप्टर बहुत अच्छे से स्टार्ट करें और पीक तक जाएंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं आए, ठीक है। ये आपके दो कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये x और ये y, ठीक है। तो आपको एक ध्यान रखना है x एक्सिस पे ऑलवेज y जीरो होता है, ठीक है। x एक्सिस पे y की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, जीरो, ठीक है। ऑन x एक्सिस y ऑलवेज बिलोंग्स टू जीरो। ये मैं बहुत आपको ध्यान से बता रहा हूं। और अगर अपन बात करें ऑन y एक्सिस, ऑन y एक्सिस x इक्वल्स टू जीरो। अगर आपके x एक्सिस की बात करेंगे तो x एक्सिस पे y हमेशा जीरो होता है और y एक्सिस पे x हमेशा जीरो होता है। x एक्सिस पे कौन जीरो होता है, y। इसके ऊपर अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे x एक्सिस के ऊपर तो उसका y कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या रहेगा, जीरो। क्या रहेगा, जीरो। जैसे अगर अपन बात करें 1,0, 2,0, 3,0, ऐसे चलता रहेगा। और अगर y एक्सिस पे आप कोई भी पॉइंट लेते हो तो y एक्सिस पे अगर अपन कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा कितना रहता है, जीरो। y एक्सिस पे हम अगर कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है और x एक्सिस पे हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है। आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। एक और बात, x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, x एक्सिस से जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो रिप्रेजेंट करती है y कोऑर्डिनेट को, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस ऑलवेज रिप्रेजेंट y एक्सिस। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x axis always represent equal to
y कोऑर्डिनेट, अगर x एक्सिस से कोई भी आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो वो हमेशा y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगी। किसको रिप्रेजेंट करेगी? y कोऑर्डिनेट को। जैसे ये दे दे आपको 2, इसका मतलब इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो 2 है। समझ में आ गया? ठीक है। और इसी टाइप से अपन लिख सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y-axis always represent x कोऑर्डिनेट। अगर आपका x y डिस्टेंस है, जैसे आपको ये दे दे कि ये 5 है और ये 2 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 5,2। समझ में आ गया? तो जो x एक्सिस के ऊपर हमेशा y 0 होता है, y एक्सिस के ऊपर हमेशा x 0 होता है, x एक्स से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करती है, और y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमेशा x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करती है। आई होप आपको ये पॉइंट बातें मेरी समझ में आ गई होगी। ठीक है। जैसे मैं बात करूं, ये आपको कोई भी पॉइंट दे रखा है, ये डिस्टेंस आपको 3 दे दी, ये डिस्टेंस आपको 7 दे दी, और आपको ये बोले कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो कि y, ये कौन सा एक्सिस है? x, इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? y को। तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना है? 7। ये कौन सा एक्सिस है? y, इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 3, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? x को। इसका मतलब इस कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू है वो 3,7 है। ओके बेटा, इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करने हैं। x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो y को रिप्रेजेंट करेगी, और y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो x को रिप्रेजेंट करेगी। x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, और y एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट होगा तो वो हमेशा x उसका 0 होगा। ठीक है। अगर आपको कभी भी ऐसा लिखा हुआ मिल जाए x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका मतलब ये एक लाइन है। ठीक है। और ये किसके पैरेलल है? y एक्सिस के क्या है? ये पैरेलल है। अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कि x इक्वल टू 3, तो इसको रिप्रेजेंट करिए। तो x इक्वल टू 3 कहाँ है? यहाँ पे मान लो। तो x इक्वल टू 3 ये है, ये एक क्या बन रही है? लाइन। ठीक है। x इस पॉइंट पे जाओगे तो भी यहाँ x कितना है? 3, यहाँ भी कितना है? 3, यहाँ भी कितना है? 3, यहाँ भी कितना है? 3, यहाँ नीचे आओगे तो भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। तो इस पूरी लाइन पे x क्या है? कांस्टेंट, और वैल्यू कितनी है? 3। तो x इक्वल टू कांस्टेंट एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, और ये लाइन हमेशा किसके पैरेलल होगी? y एक्सिस के। इसी टाइप से अगर आपका बोल दे y इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, और ये किसके पैरेलल होगी? x एक्सिस के। जैसे आपको ये बोल देता कि y इक्वल टू 7, तो इस लाइन के ऊपर सभी बिंदुओं पे y कितना है? 7। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइन को। लेकिन ये लाइन किसके पैरेलल है? x एक्सिस के। तो ये बातें आपको बेटा ध्यान में रखनी है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बताई है, एक भी चीज अपन ने छोड़ी नहीं है, ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ जाए। ओके, आपको प्यार दीजिए, लेक्चर्स को ध्यान से देखा करो पूरा लेक्चर। ठीक है ना? जितना आप सीखोगे, सीखते चले जाओगे, और वही आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आता है, क्योंकि छोटे छोटे कंसेप्ट मिलकर एक बड़ी प्रॉब्लम बनते हैं, और वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है। तो आपको सारे छोटे छोटे कंसेप्ट बहुत ही बारीकी से पढ़ने हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।